नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई टी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवेश आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बाल विकास से संबंधित जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चंस जो है सिलेबस आधारित क्वेश्चंस है। जैसा सिलेबस में दिया गया है उसी सिलेबस को आधार बना करके मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ताकि आप उसका डेली रिवीजन कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड इशू हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक जो है शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखें, यदि शिक्षक कक्षा में, एक टीचर कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। मतलब एक टीचर क्या होता है, बच्चों को जो है जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है वैसे बच्चे के रूप में पाता है तो उसे घर भेज देना चाहिए। हमें जो है ऐसा आंसर देना है जो प्रोग्रेसिव हो, ठीक है। तो यहाँ बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए या दंड से बचना चाहिए, ये सभी जो है निगेटिव जो है आप मानेंगे इसे। यहाँ पे सही आंसर होगा परामर्श देना चाहिए। समस्यात्मक बालक से मतलब है कि बच्चे की समस्याओं का जो है पहचान करने की कोशिश करना चाहिए कि भाई आखिर समस्या क्या है इसको, है ना। और जब आप समस्या की पहचान कर लेंगे तभी तो आप उसको परामर्श देंगे। तो आंसर यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। एक ये पीवाईक्यूज का एक क्वेश्चन है, मतलब सी टेट में पूछा, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। तो एक टीचर क्या करता है, जब आपकी क्लास में आता है तो क्लास में आने के बाद वो देखना चाहता है कि आखिर मेरे बच्चों को क्या क्या आता है। तो पढ़ाने से पहले एक छोटा सा जो है ब्रीफिंग देता है, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड अपने बारे में, है ना, बच्चों के बारे में कि क्या तुम जानते हो, क्या क्या तुम्हारा नाम है, किस टॉपिक पे तुम्हें ज़्यादा पसंद है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो उनके पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना ही उसका प्रस्तावना कौशल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी है, इसको नोट कर लेना। ये क्वेश्चन आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, अंग नहीं है। तो ब्रूनर के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है उसके तहत जो है तीन चीजें हैं, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। यहाँ पे आंत प्रज्ञा जो अवस्था है वो इसका हिस्सा नहीं है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पूछेगा, तीन ऑप्शंस देगा और एक हमेशा गलत देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो आपको पाठ्य मतलब जो सिलेबस टॉपिक जो होते हैं उसमें जो है पढ़ाने से रिलेटेड जो हेल्प करती हैं वैसी क्रियाएं ये संबंधित होती है। अब ये क्या हो सकती हैं, जैसे एक्टिविटी करा लेते हैं बच्चों की, है ना, ग्रुप स्टडी कर, ग्रुप्स में बच्चों को चर्चाएं कर लेते हैं। इस बार जो है हम प्रतियोगिताएं कर लेते हैं। इस बार बच्चों से कहेंगे कि हम कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे लेकिन आपको सोचना है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस जो है निकाल सकते हो, ऐसा कुछ हो जाए, है ना। तो ये बच्चों की जो है एक तो मानसिक विकास से संबंधित है जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, सर्वागीण विकास से संबंधित है जहाँ पे मानसिक क्रियाएं भी हो, शारीरिक क्रियाएं भी हो, उसकी भावनात्मक क्रियाएं भी हो, उसमें नैतिक क्रियाएं भी हो, मतलब सभी उसमें संज्ञानात्मक जो है ज्ञान की भी बात हो रही हो, वहाँ बुद्धि बल सब चीज़ों पर बात लो। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस जो है सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसका सही आंसर देखिए, पुनर्वलन का सिद्धांत कहा जाता है, किस सिद्धांत को कहा जाता है। तो पांचवे का आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा और यह सिद्धांत किसका है, स्किनर का है। ये सिद्धांत दिया गया है स्किनर द्वारा और स्किनर ने जो टेस्ट किए थे वो किस पे किए थे, उसने चूहे रैट पे किए थे और कबूतर पिगन पे किए थे, ठीक है, जिसे रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। मैंने आपसे अक्सर कहा है कि मानव विकास की प्रक्रिया वोम्ब
टू टोम्ब चलती है, मतलब उसके जन्म से, भ्रूण से, जब भ्रूण बनता है वहां से शुरू होती है और उसके कब्र या मरने तक उसके चलती है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे इस अवस्था का आंसर हो गया ऑप्शन सी, यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, अब कब प्रभावशाली होगा सबसे ज़्यादा, जब टीचर अधिगम प्रक्रियाओं में आगे हो करके बालकों को निष्क्रिय रखेगा। मतलब बालक तो सक्रिय होना चाहिए, बालक खुद एक्टिविटी करे तभी तो सर्वाधिक प्रभावशाली होगा लर्निंग उनकी। अधिगम का मतलब है लर्निंग, सीख रहा है जो, उसी को कहते हैं अधिगम। बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोचालक पक्षों का विकास होगा जब उनके संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, मनोचालक पक्ष का विकास किया जाएगा, तभी। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी, यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का जो है आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गई? तो यहाँ पे शिक्षा का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, और ये 86वें जो है संविधान संशोधन द्वारा 2002 के द्वारा, ठीक है, इसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया था, जिसके तहत आर्टिकल जो है 21 का जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 का जोड़ा गया था, जिसमें ये बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा। तो देखिए इसका सही आंसर है, इसका जो संवेगात्मक, इमोशंस का अनोखा काल कहा है, जहाँ पे बच्चा जो है बहुत ज़्यादा जो है इमोशनली होता है हर चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये उम्र होती है 6 से जो है 12 वर्ष की अवस्था होती है, जिसे हम कहेंगे बाल्यावस्था कहेंगे। ठीक है, बाल्यावस्था, इस अवस्था में क्या होता है, संवेग जो है बहुत ज़्यादा हावी होता है, जैसे क्रोध आना, भय आना, ईगो सेंट्रिक होता है ना बच्चा, अपने आप को बस सेंटर में रखता है। ठीक है, ईगो सेंट्रिक होता है, प्रेम, इच्छा, लालच, ये सब जो है भावनाएं उसकी जागृत होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। बहुत सारे जो है आंसर ए लगा रहे होंगे, बल्कि वो गलत होगा। ठीक है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया क्या है? ये एक अधिगम विकार है। अधिगम विकार की मतलब कुछ ऐसा हो जाना शरीर में जिससे कुछ लर्निंग प्रभावित हो जाए, आपकी सीखने की जो क्षमता प्रभावित करे। तो ये डिसलेक्सिया जो होता है, इसे जो है एक पठन विकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पठन विकार कहते हैं। डिसलेक्सिया जो होता है, डिसग्राफिया क्या होता है, इसे पठन, तो पढ़ने और बर्तनी। आंसर हो गया ऑप्शन सी, यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, अगर डिस्ग्राफिया पूछता तो आप इसका सही जवाब देते। लेखन विकार होता है, उसको बच्चा साफ सुथरा नहीं लिख पाता, उसकी यूं कह लीजिए कि फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स उतनी बेहतर नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बच्चों की जो वृद्धि है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कई बार पढ़ाया था, वृद्धि और विकास। विकास को हम माप नहीं सकते, मात्रात्मक रूप से नहीं, ये गुणात्मक रूप से मापा जाता है। लेकिन जब वृद्धि की बात हो, मतलब ग्रोथ की बात हो, तब हम उसे जो है माप सकते हैं। इसे मात्रात्मक जो है परिवर्तन के रूप में देखते हैं। ठीक है, काउंटेबल है। तो यहाँ पे जो है आंसर हो गया शारीरिक विकास। नैतिक विकास को आप माप सकते हो, सामाजिक विकास को माप सकते हो, भावनात्मक विकास को माप सकते हो, लेकिन शारीरिक विकास को माप सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी के रेस्ट ऑफ जो 3 ऑप्शंस हैं, वो कहलाएंगे ग्रोथ, वो कहलाएंगे विकास, मतलब जिसे कहेंगे डेवलपमेंट। बाकी शारीरिक विकास जो है संबंधित है ग्रोथ से, वृद्धि से। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? समावेशी कक्षा में शिक्षक, टीचर की भूमिका नहीं है। अब वो क्या है? तो भाई एक समावेशी क्लासरूम क्या होता है? वो ऐसी क्लासरूम होती है जहाँ पे सभी प्रकार के, सभी वर्ण विशेष के बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ पे टीचर शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो भाई बिल्कुल देना चाहिए,
क्योंकि बच्चा वहाँ पे समावेशी है, क्लासरूम है जहाँ पे विविध बालक पढ़ते हैं। कुछ बच्चों की साफ साफ नहीं दिखता, स्लो होते हैं लिखने में। कुछ बच्चों के जो है शारीरिक थोड़ा अधिगम प्रभावित होता है, तो वो लिखते भी स्लो हैं, देखते भी स्लो हैं मान लीजिए, है ना। तो अतिरिक्त समय देना ज़रूरी है। शिक्षक को निःशक्त बालकों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तो बस यही यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो भूमिका एक टीचर की नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी ऑप्शंस यहाँ पे टीचर जो है बच्चों को प्रोत्साहित करेगा, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप जो है उन्हें बैठाने की व्यवस्था करेगा, है ना। जो सीखने में अक्षम है, कमज़ोर हैं, उनमें उनको जो है थोड़ा अधिक समय देगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो गलत हो जाता है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो अनुमति नहीं देनी चाहिए या फिर उन्हें प्रेरित करना चाहिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या जरूरी है? तो अगर समावेशीकरण चाहते हैं तो जरूरी है संवेदनशीलता, ठीक है। ऑप्शन यहां पे डी इसका सही जवाब होगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही जो है क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक पूरा टॉपिक है। मैं इस टॉपिक का वीडियो आपको कल दूंगा, जिसे कहेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो संज्ञानात्मक क्षेत्र पर जो है इन्होंने जो है अपनी बात रखी है। तो यहाँ पे जो बात है वो क्या है? सही क्रम होता है कि सरल से जटिल की ओर जाएं। संज्ञानात्मक क्षेत्र यही होता है। कॉग्निटिव जो क्षेत्र होता है सरल से जटिल की ओर जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 15वें का डी। पहले जो है ज्ञान की बात हो रही है, फिर अवबोध की बात हो रही है। ज्ञान का मतलब तथ्यों को याद कराना, अवबोध का मतलब होता है बच्चे में समझ विकसित करना, अनुप्रयोग का मतलब होता है नई जानकारी का प्रयोग कैसे करते हो, विश्लेषण का मतलब होता है उसी जानकारी को तोड़ना, विभिन्न जो है तथ्यों में तोड़ना, संश्लेषण का मतलब होता है उन्हीं तथ्यों को फिर जो है जोड़ना, ठीक है, पुनः जोड़ना, सही से रीअरेंज करना, संश्लेषण। और मूल्यांकन क्या मतलब होता है कि निर्णय देना, ठीक है, रीस्टार्ट कर देना, दोबारा मूल्यांकन हो गया और निर्णय दे दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? अब यहाँ पे शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो सरल से कठिन की ओर ये एक शिक्षण का सूत्र है। बिल्कुल सही बात है भाई। पहले आप सरल चीज़ें पढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे कठिन चीज़ें पढ़ाते हैं। हम कह सकते हैं सरल को मतलब पहले हम बच्चों को चित्र दिखाएंगे, फिर चित्र के बारे में बताएंगे, फिर चित्र के गुणों के बारे में बताएंगे, है ना। फिर धीरे धीरे हम कठिन चीज़ों पे जाएंगे। अनिश्चित से निश्चित की ओर, तो बस यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, और निगमन से आगमन की ओर। तो जो सूत्र नहीं होगा वो है ऑप्शन डी, निगमन से आगमन नहीं होता, आगमन से निगमन की ओर होता है, ये शिक्षण सूत्र होता है। इसके अलावा क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और हो सकता है विशेष से सामान्य की ओर, ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, उसके बाद मूर्त से अमूर्त की ओर। बात यहां समझ गए? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है वाद की जो है बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं मानी जाती? तो बाल्यावस्था के बाद की विशेषता नहीं मानी जाती है। आंसर है यहाँ पे भविष्य की योजना की सूझबूझ। ऑप्शन यहाँ पे ए नहीं होगा। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और इसके तहत जो है 4 चरण दिए गए थे। चारों चरणों को बाकायदा अच्छे से पता होना चाहिए।
जिसे पहला जो चरण है संवेदी गामक अवस्था है, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में ही बात कही जा रही है। तो इस अवस्था में क्या होता है, तो ये अवस्था जो होती है 0 से 2 से जो है 6 साल 7 साल के बीच की मानी जाती है। तो 18वें का जो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा वो है ऑप्शन सी। इस स्टेज में बच्चा बहुत ही ईगोसेंट्रिक होता है। यहाँ पे अपने ईगो को सबसे ऊपर रहता है, मतलब जो चाहिए उसको तो चाहिए, वो दूसरों के जो है दृष्टिकोण को महत्व नहीं देता है यहाँ पे, ठीक है। कंजर्वेशन की जो है समझ नहीं होती है कि गिलास में आधा पानी है, ज़्यादा किस में पानी है, कौन सा गिलास में ज़्यादा हो सकता है, लंबे वाले गिलास में ज़्यादा पानी है कि किस में, इस तरीके की उसको समझ अभी नहीं होती है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इनमें से कौन जो है वैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। तो भाषा विकास के संदर्भ में अगर नाम लेंगे तो चॉम्स्की का नाम लेंगे, ठीक है। इन्होंने जो है जो भाषा के संदर्भ में बात कही थी कि हर व्यक्ति में, हर बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो यहाँ भाषा सीखने की क्षमता को उन्होंने जन्मजात रूप माना था, मतलब एक माइंड में ऐसा डिवाइस फिट होता है जो हर व्यक्ति जो है भाषा को समझने की क्षमता रखता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। अब देखिए प्राथमिक नियम में 3 नियम हैं। कितने हैं? 3 नियम। तो 3 नियम क्या हो सकते हैं? तो पहला जो नियम है वह है अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा तत्परता का नियम। जो नहीं शामिल है वह है ऑप्शन ए यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक जिन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया था, सीखने के नियम दिए थे, सीखने का सिद्धांत दिया था, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो सीखने के सिद्धांत कितने हैं? 3 हैं। और 3 कौन से? अभ्यास, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे तो आप सीखने का, आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, यही सिंपल सी बात है। प्रभाव में आकर के, पॉजिटिव प्रभाव, निगेटिव प्रभाव में आकर के आप सीखने की कोशिश करते हो। जैसे इनाम की राशि बढ़ा दूं तो आप वो काम करने लगते हैं। तत्परता, अपनी इंटरेस्ट, रुचि, क्योंकि मुझे इस काम में मज़ा आता है, तत्परता दिखाते हो आप, उससे आप सीखने में, आपकी जो है कार्य सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो बस सीखने के इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे। निम्नलिखित में से कौन से जो है अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे 21वें का जो आंसर होगा है वो होगा अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ये अधिगम की विशेषता नहीं है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो कि दिया गया था स्किनर के द्वारा, और ये जो है चूहे और कबूतर पर टेस्ट किया था, इसको नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 का सही जवाब होगा। अध्यापक को विज्ञान पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग करते समय सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो जब आप एक टीचर विज्ञान पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है, तो उसे जो है किस प्रोजेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्य जो है पुस्तक विधि और पर्यटन विधि। तो यहाँ पे 23वें का जो आंसर होगा वो है प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। भाषण विधि, पाठ्य, ये तीनों ही जो है कारगर नहीं होगी साइंस और इन सबको पढ़ाने, मैथ पढ़ाने में। आज के छात्रों में पढ़ने की आदत समाप्त होती जा रही है। आप अपने छात्रों में स्वाध्याय की आदत, स्वयं से पढ़ने की आदत जो है को कैसे विकसित करेंगे? तो आप क्या करेंगे? उनको अपना उदाहरण देंगे कि मैं भी देखो डेली पढ़ता हूँ, या स्वाध्याय के लाभ उन्हें बताएंगे कि भाई को डेली खुद के बुक्स पढ़ने से क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, कि पुस्तकालय जो है लाइब्रेरी में उन्हें अनिवार्य रूप से बैठने के लिए कहेंगे, ठीक है, या फिर उनके लिए एक अच्छा साहित्य उपलब्ध कराएंगे। तो बच्चों की जो है इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसी जो है लिटरेचर उपलब्ध कराएंगे ताकि वो जो है स्वयं में से जो है उसमें को जो है नॉवेल या किताब या स्टोरी राइटिंग वाली बुक्स पढ़ने की आदत पड़ सके। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनमें, अब पिछड़े बालक कौन होते हैं? जिनका आईक्यू समान बच्चों के आईक्यू से कम होता है। और मैंने आपसे कहा था कि समान बच्चों का जो आईक्यू होता है वो 90 से 110 के बीच में होता है। एवरेज आईक्यू जो हम जनमानुष ज़्यादातर जो है 95 जो है % लोगों की होती है। तो बुद्धि लब्धि 90 से 80 से 90 होगा, मतलब इसके नीचे जो चला गया वो पिछड़े बालक होंगे, ठीक है।
और सीखने की उनकी जो है गति जो होगी वो धीमी होगी। ये भी बात बिल्कुल सही है भाई, पिछड़े जो बालक होंगे उनका आईक्यू कम होगा तो सीखने की क्षमता भी धीमी कमज़ोर होगी। मानसिक रूप से अस्वस्थ भी दिख सकते हैं, असमायोजित जो है व्यवहार कर सकते हैं, जो उनको व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो है ऑप्शन डी, यहाँ पे सही जवाब होगा। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो आँख का जो रंग होता है वो आपको मिलती है आनुवांशिकता, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है माता और पिता से मिलने वाले जो है गुणों से जो है बच्चा लिख देते हैं, और बच्चे के अंदर जो भी गुण होंगे वो इन्हीं दोनों से मिलेंगे। ठीक है, गुण तो जो भी शारीरिक बनावट हो गई, चेहरे की बनावट हो गई, आँखों का रंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आनुवांशिकता हेरिडिटी से संबंधित है, वंशानुक्रम से संबंधित है, एक क्रम से दूसरे क्रम जाता है। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करे। अब देखिए टीचर ने क्या किया, एक बच्चे को डांट दिया और वो बच्चा क्या कर रहा है कि वहाँ तो कुछ नहीं किया, लेकिन घर आकर के अपनी छोटी बहन पर जो है लड़ाई कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये जो है इमोशंस का विस्थापन है। ठीक है, संवेग का विस्थापन कहेंगे इसे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा, विस्थापन होगा। और कैसा विस्थापन है? संवेग का विस्थापन है, इमोशंस का विस्थापन है। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अब व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो है बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। कोहलबर्ग ने जो है सीखने का नियम दिया था, और वहीं पे थॉर्नडाइक ने जो दिया था, सॉरी माफ़ करना मैं उल्टा फुल्टा बता दिया, कोहलबर्ग ने जो है कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, और थॉर्नडाइक ने जो दिया था वो सीखने का नियम दिया था। निम्नलिखित में से किसमें जो है अन्वेषण के ऊर्ध्वर उपागम का उपयोग किया जाता है? तो अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है वो है केस अध्ययन में। तो ऑप्शन यहाँ पे 29 का ए यहाँ पे सही जवाब होगा। तो इस विधि में क्या होता है, केस अध्ययन में क्या होता है, इस विधि में हम चीज़ों के बारे में लंबी अवधि तक अध्ययन करते हैं। ठीक है, केस स्टडी नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। कॉलीस्टिनोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो प्राणी में जो है क्या होगा? तो देखिए ये एक हार्मोन है, और जब हम इसका हार्मोन जब किसी को देते हैं तो उसको भूख कम लगती है। ठीक है, तो भूख को नियंत्रित करने के लिए ये बाहर से दी गया हार्मोन है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यूपी टेट में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।